हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे बर्न और स्केल्ड क्या होता है। तो बर्न और स्केल्ड के बारे में पढ़ रहे थे हम। बर्न क्या होता है और स्केल्ड क्या होता है। बर्न मतलब जलना और स्केल्ड मतलब झुलसना। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बर्न मतलब जलना और स्केल्ड मतलब झुलसना। पहला डिफरेंस था बर्न आर कोज ड्यू टू ड्राई हीट। ये ड्राई हीट से, जैसे रेडिएशन, केमिकल और इलेक्ट्रिक बर्न। जो बर्न होता है वो किससे हो सकता है? ड्राई हीट से हो सकता है। जैसे कैसे? रेडिएशन से अगर जल जाए या केमिकल से जल जाए, रेडिएशन से जल जाए या केमिकल से जल जाए, एक्सरे रेडिएशन, सीटी स्कैन से रेडिएशन या अदर कोई रेडिएशन है, उससे कोई जल बर्न होता है तो वो बर्न में आता है। और ये केमिकल से बर्न हो जाए, कोई केमिकल गिर जाए, फिनॉल या एसिड वगैरह गिर जाए तो बर्न हो गया, तो वो बर्न में आता है। और इलेक्ट्रिक करंट लगने की वजह से बर्न हो जाए तो वो इस टाइप के बर्न गलत, ठीक है, वो होता है जलना। अब है झुलसना का मतलब ये हो गया कि झुलसना ड्यू टू मॉइस्ट हीट। ये था जो ड्राई हीट से हो रहा था, ये तो ड्राई हीट से हो रहा था, ये मॉइस्ट हीट से। जैसे बॉइलिंग वाटर को बॉईल करते हैं तो या फिर स्टीम की वजह से हो सकता है। तो इनकी वजह से, बॉइलिंग वाटर की या स्टीम की वजह से, मॉइस्ट हीट जो होता है उनकी वजह से जो बर्न होता है वो होता है झुलसना, मतलब स्कर्ड होता है। तो बर्न आर डीप इन विच इन्वॉल्व एपिडर्मिस, डर्मिस और म्यूकस। इसके अंदर जो बर्न होता है वो डीप बर्न होता है। इसके अंदर जो बर्न होता है, बर्न के अंदर जो होता है वो होता है डीप जाता है। मतलब इसके अंदर एपिडर्मिस, जो ऊपर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस लेयर वो जल जाती है। जो ये ऊपर की जो लेयर होती है वो जल जाती है, एपिडर्मिस लेयर। और इसके जो जस्ट नीचे लेयर होती है, तो सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस और उसके नीचे होती है डर्मिस और इसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस और उसके नीचे होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू। उसके नीचे होती है मसल्स और उसके नीचे होती है बोन। तो ऐसे सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू वगैरह, फेट, और उसके नीचे मसल्स के नीचे बोन होती है। तो इस टाइप के बर्न में क्या होता है? इस टाइप के बर्न में ये होती है डर्मिस वगैरह सब जल जाती है, मुकसा वगैरह जल जाती है। और इसमें जो होता है स्कैल्ड के अंदर क्या होता है? सुपरफिशियल लेयर, जो स्किन की सबसे जो सुपरफिशियल लेयर होती है एपिडर्मिस, उससे भी ऊपर जो सुपरफिशियल लेयर के ऊपर रेडनेस वगैरह आती है, वो सिर्फ जलती है। तो उसमें थोड़ा इरिटेशन होता है, बस वो होता है स्कैल्ड। द वुंड इज पेनलेस। इसके अंदर वुंड जो होता है पेनलेस हो सकता है, क्योंकि अगर मसल्स वगैरह, नर्व वगैरह जल गई है तो जो वुंड होगा, जो घाव होगा, वो उसमें पेन नहीं होगा, वो पेनलेस होगा, वहां पे दर्द नहीं होगा, ठीक है, दर्द नहीं होगा। और ये हो गया पेनलेस बिकॉज द नर्व फाइबर आर डिस्ट्रॉय। मैंने बताया था नर्व फाइबर क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नर्व फाइबर जल जाते हैं, इसके कारण इसमें दर्द नहीं होता। वुंड अपेयर ब्राउन एंड ब्लैक कलर। जो वुंड था, जो घाव है, वो कैसा दिखता है? ब्राउन कलर का दिखता है, भूरा कलर का या ब्लैक कलर का दिखता है। एंड लेथार्जी ये देखने को मिलेंगे। और इसमें जो वुंड होगा उसमें बहुत पेन होगा, पेनफुल वुंड होगा। अपेयर्स रेड, और स्किन कैसे हो जाएगी? रेड कलर की हो जाएगी, लाल हो जाएगी। दर्द होगा इसमें, ठीक है। एक्सीडेंट फ्लूइड होगा, और फ्लूइड जैसे फफोले टाइप के, ये फफोले टाइप के बन जाएंगे, उसमें फ्लूइड भर जाएंगे, फफोले टाइप के। ब्लिस्टर वगैरह हो सकते हैं, इसके अंदर ब्लिस्टर वगैरह हो सकते हैं। इसके बाद में हेयर फॉलिकल एंड स्वेट ग्लैंड आर डिस्ट्रॉय। इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या होता है? जो हेयर फॉलिकल्स वगैरह रहते हैं, स्किन के ऊपर जो हेयर फॉलिकल्स रहते हैं,
जब मैंने बताया था स्किन की सबसे ऊपर लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर हेयर फॉलिकल्स वगैरह रहते हैं, जो डर्मिस वगैरह से स्टार्ट होते हैं, ऐसे हेयर फॉलिकल्स रहते हैं, ग्लैंड रहती है, स्वेट ग्लैंड रहती है ना, स्वेट ग्लैंड रहती है, और स्वेट ग्लैंड रहती है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड रहती है स्किन में जो पसीना बाहर निकालती है, और सेबेसियस ग्लैंड वगैरह रहती है, वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। ये सब ग्लैंड वगैरह, हेयर फॉलिकल्स वगैरह नष्ट हो जाते हैं। और जो इसके अंदर दूसरे जो रहते हैं हेयर फॉलिकल्स आर रिमेन इंटैक्ट, और इसके अंदर जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, इसके अंदर जल जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट उसमें इंटैक्ट रहते हैं। रिकवरी इन 2 to 4 वीक, इसकी जो रिकवरी है 2 से 4 वीक का टाइम लगता है। इसकी रिकवरी में कितना टाइम लगता है, इसकी रिकवरी में 2 से 4 वीक का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 2 से 4 वीक का टाइम लगता है। और इसकी रिकवरी में जो है रिकवरी एक ही सप्ताह का टाइम लगता है, इसमें 1 वीक में ठीक हो जाता है। पिगमेंटेशन एंड कॉन्ट्रैक्चर्स, इसके अंदर जो है स्किन के अंदर पिगमेंटेशन बने रहेंगे, ठीक है, दाग जो है वो बने रहेंगे, स्किन कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, स्किन सिकुड़ जाएगी। बट इसकी जो रिकवरी है वो हो जाएगी, इसके अंदर जो है नो स्कारिंग और पीलिंग, इसके अंदर जो स्कार वगैरह है वो नहीं बनेगा, इसके अंदर परमानेंट स्कार वगैरह बन जाते हैं, स्किन सिकुड़ जाती है और पिगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है, इसमें जो जलने का निशान बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस को डिफाइन कीजिए, उसके फैक्टर क्या हैं, उसके बाद में प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट को डिस्क्राइब कीजिए। तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के बारे में पढ़ते हैं। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस क्या होता है? तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस द ओकल्सन मतलब रुकावट आ जानी है ऑफ कोरोनरी वेसल्स, कोरोनरी जो वेसल्स है उसके अंदर क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है, उसके अंदर रुकावट आ जाती है, बाय विच द हार्ट मसल्स इज डिराइव्ड ऑफ ब्लड्स कॉजिंग मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया के कारण क्या हो जाता है, उसके कारण मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर वेसल्स के अंदर क्या आ जाता है, ओकल्सन आ जाता है। जैसे ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये लवली हार्ट है, इसके ऊपर ऐसे 2 कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी, तो यहाँ पे उसमें रुकावट आ जाती है, क्या हो जाता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन का हो जाता है, तो उसके कारण क्या है, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा, लीडिंग ऑफन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और वो एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होने के कारण मायोकार्डियल इस्कीमिया या एमआई आ सकता है। ये है कोरोनरी आर्टरी में ओकल्सन। ये किसके कारण होता है, बॉडी में फैट बढ़ने के कारण हो सकता है ना। तो अलग अलग कारण है वो हम पढ़ेंगे, फैक्टर क्या होते हैं, तो इसके फैक्टर क्या होते हैं। तो ये जो हार्ट है उसके ऊपर कोरोनरी आर्टरी वगैरह वहाँ थ्रोम्बोसिस हो जाए तो एमआई वगैरह आने के चांसेस रहता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस रहता है, पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है, एमआई और मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है, ये सिम्टम देखने को मिलेगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, फैक्टर क्या है, इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, तो सबसे पहले फैक्टर जो है एलिवेटेड लिपिड लेवल, लिपिड लेवल है, लिपिड प्रोफाइल उसके अंदर एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है, वो उसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो जो आर्टरी वगैरह वेन है वहां पे ये फैट और कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है, जिससे कारण क्या होता है, जो फ्लो है वो उसमें रुकावट आ जाती है, इसके फ्लो में रुकावट आ जाती है। और हैबिचुअल डाइट, अगर वो हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, हैबिचुअल डाइट है हाई, हैबिचुअल डाइट हाई इन टोटल कैलोरी, कैलोरी ज़्यादा ले, सेचुरेटेड फैट ज़्यादा, फैटी डाइट ज़्यादा ले, कोलेस्ट्रॉल डाइट जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो ऐसी डाइट ले, और कार्बोहाइड्रेट एंड साल्ट, साल्ट भी ज़्यादा ले,
तो उनकी वजह से भी ये होने के चांसेस रहते हैं। जो ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं यानी सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनमें भी ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करते हैं उनमें भी ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनमें भी ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्मोकिंग करने वाले पर्सन के अंदर, सिगरेट स्मोकिंग करने वाले पर्सन के अंदर ओबेसिटी, जो मोटे लोग होते हैं, जो सिगरेट फूकते हैं और मोटे लोग हैं, उनमें डायबिटिक पेशेंट जो हैं, डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस रहता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं उनमें भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। गर्भ निरोधक गोलियाँ वगैरह है ना, गर्भ निरोधक जो गोलियाँ आती है वो ज़्यादा यूज करें तो उसके कारण हो सकते हैं। सेडेंट्री लिविंग के कारण हो सकता है, हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है, एसटीएन, बीपी ज़्यादा बढ़ गया हो, है ना, बीपी ज़्यादा हो गया हो, बीपी ज़्यादा रहता है उनमें जिनके हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। साइकोसोशियल टेंशन रहती है, ज़्यादा टेंशन लेने वाले पर्सनों में भी ये हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर है जिनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। तो इसका जो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन में भी प्राइमरी और सेकेंडरी, प्रिवेंशन क्या है, में भी प्राइमरी हो सकता है और सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी प्रिवेंशन इन्वॉल्व मेजर टेकन बिफोर द डेवलप ऑफ सिम्टम ऑफ द डिजीज प्रोसेस। डिजीज के सिम्टम आने से पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। डिजीज के सिम्टम आने से पहले उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, प्रॉपर डाइट जो है प्रॉपर लेनी चाहिए और ज़्यादा फैटी डाइट वगैरह से बचना चाहिए। अगर फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है जिनको पहले से एमआई वगैरह के चांसेस थे, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, तो उन्हें वो डाइट वगैरह कंट्रोल करनी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन इज इन्वॉल्व दोज मेजर दैट दी टेकन रिड्यूस द प्रोग्रेस, प्रिवेंट द डिजीज ऑफ प्रोग्रेस। तो इसमें अंदर सेकेंडरी में अंदर जैसे ही डिजीज का पता लगता है तो उसे तुरंत जाके ट्रीट करना, डायग्नोसिस करने के बाद में उसे ट्रीटमेंट करना, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ट्रीटमेंट प्राइमरी के अंदर टेक ओनली एडिक्वेट कैलोरी। देखो प्राइमरी के अंदर क्या करना चाहिए, टेक एडिक्वेट कैलोरी, जो प्रॉपर एडिक्वेट कैलोरी है उतनी ही मात्रा में कैलोरी लेनी चाहिए पर बॉडी रिक्वायरमेंट एट टू प्रिवेंट ओबेसिटी। और मोटापे से बचना है, मोटापा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोटापा ज़्यादा फैटी डाइट वगैरह खाने से मोटापा हो सकता है तो उससे बचना चाहिए। उसके बाद में साइकोसोशियल टेंशन, इससे रिलैक्स रहना चाहिए, ज़्यादा टेंशन में नहीं रहे, साइकोसोशियल टेंशन को रिलैक्स रहना चाहिए। अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, ज़्यादा सिगरेट नहीं पीना है, सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करना है, उसके बाद में कंट्रोल डायबिटिक मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन। अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन या डायबिटीज का पेशेंट है तो उसे अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है और हाइपरटेंशन यानी बीपी को कंट्रोल में रखना है। शुगर लेवल बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल इसको कंट्रोल में रखना है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, बीपी को कंट्रोल में रखना है। इन दोनों को कंट्रोल में रखेंगे तो कम चांसेस है। उसके बाद में टेक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विथ प्रिकॉशन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं तो विथ प्रिकॉशन उसको लेना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है लीड एक्टिव लाइफ विच इंक्लूड एक्सरसाइज, और प्रॉपर डेली एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, हेल्थी रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए और ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या आता है, सेकेंडरी के अंदर जब पता चल गया कि ये बीमारी हो चुकी है तब क्या करोगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब डायग्नोसिस हो चुका है कि ये बीमारी हो चुकी है तो नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्ट्रेड टू रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन। क्या देते हैं, टेबलेट नाइट्रोग्लिसरीन की एंटीजी की टेबलेट आती है वो दे सकते हैं। वो क्या करती है, रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन के कंजप्शन को कम करती है। विच डिक्रीज द इस्चीमिया, और वो इस्चीमिया को कम करेगी, जो मायोकार्डियल इस्चीमिया है उसे कम करेगी। और एंजाइनल पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, उसे रिलीफ मिलेगा, उसे वो कम हो जाएगा। इफ द पेशेंट कंटिन्यू हैव चेस्ट पेन, अगर उसे कंटिन्यू चेस्ट पेन हो है, लगातार चेस्ट पेन रह रहा है तो क्या करना चाहिए, एडेप्टिव ट्रीटमेंट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए। और बीटा एडर्जेनिक ब्लॉकर एजेंट इज रिकमेंडेड, और उसे बीटा एडर्जेनिक ब्लॉकर ड्रग्स जो है वो और लेनी चाहिए, कैल्शियम चैनल
इज इंक्रीज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन। कैल्शियम चैनल ड्रग्स और दे सकते हैं उसे, जो क्या करती है, मायोकार्डियल ऑक्सीजनेशन को बढ़ाती है। सप्लाई द डायलेशन स्मूथ मसल्स एंड कोरोनरी आर्टेरियल्स, डिक्रीज मायोकार्डियल O2 डिमांड। जो O2 की डिमांड होती है मायोकार्डियम के अंदर उसको डिक्रीज करती है और क्या करेगी, स्मूथ कर देगी मसल, स्मूथ मसल वाल कोरोनरी आर्टेरियल्स, डायलेट्स इन कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करती है, कैल्शियम चैनल बल्क इंक्रीज कर देनी चाहिए। उसके बाद में थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स जो थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को रोकती है, उसे डिजोल्व कर देती थी थ्रोम्बस को। इस थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग इज गिवन टू डिजोल्व थ्रोम्बस, जो थ्रोम्बस बन गया उसे डिजोल्व कर देती है। दैट में बी फॉर्म इस कोरोनरी आर्टरी मिनिमाइज द ऑकल्सन। जो थ्रोम्बस बन रही थी, जो आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस वगैरह बनती है, तो उसे क्या कर देती है, डिजोल्व कर देती है, जिसकी वजह से ये थ्रोम्बस नहीं बनेगी और उसे ट्रीट हो जाएगा। और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एडमिशन करना चाहिए, क्योंकि थ्रोम्बस बनने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा और ऑक्सीजन की डिमांड पेशेंट को ज़्यादा होगी, तो पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। गिव हेड अप पोजीशन, पेशेंट को हेड अप पोजीशन देनी चाहिए। रिलीव एंजाइटी, मॉनिटर क्लोजली, और पेशेंट की जो एंजाइटी लेवल है उसको हमेशा कम रखना चाहिए, रिलीव रखना चाहिए। मॉनिटर क्लोजली एनी साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन सिम्टम, मतलब मॉनिटर क्लोजली उसे मॉनिटर करना है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन सिम्टम पेशेंट में नहीं आने चाहिए। इसलिए ये है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइट। राइट द थेरेपेटिक डाइट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। तो डायबिटिक पेशेंट है उसे क्या डाइट देनी चाहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डायबिटिक पेशेंट, डाइट ऑन डायबिटिक पेशेंट, डाइटरी कंट्रोल विथ कैलोरी रिस्ट्रिक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सेचुरेटेड फैट टू मेंटेन आइडियल बॉडी वेट। तो सबसे पहले जो डायबिटिक पेशेंट होता है, जो शुगर का पेशेंट है, उसे क्या कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट सेचुरेटेड फैट टू मेंटेन आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए काम आता है। तो उसे क्या कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए। अवॉइड एडिंग शुगर, शुगर बिल्कुल बंद कर देना है। डायबिटिक पेशेंट को शुगर नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए, टी अवॉइड करनी चाहिए और क्रियल्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड फूड एंड स्वीटेंड विद शुगर, ऐसे फूड नहीं खाने चाहिए जिसमें शुगर है, जो मीठे होते हैं। हनी भी नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम, केक, जैम्स, etc ये फूड अवॉइड करने हैं जिसके अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होती है, मीठे होते हैं। तो जैसे आइसक्रीम, केक, जाम्स, हनी, ऐसे प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। चेक द ब्लड शुगर लेवल रेगुलर, ब्लड शुगर लेवल है वो रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए पेशेंट को। उसके बाद में इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट क्या है वो इंक्रीज करनी है इन द मील बिफोर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से पहले कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट है वो इंक्रीज करनी है। लिमिट सेचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इंटेक, ये जो सेचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल डाइट, फैट डाइट होती है, उसको लिमिटेड इंटेक में लें, कम मात्रा में लें। टेक प्रिकॉशन टू अवॉइड हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन, तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, शुगर लेवल का कम हो जाना। तो टेक प्रिकॉशन अवॉइड हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ prolonged एक्सरसाइज, इंक्रीज कैलोरी इज नीडेड। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी क्या हो सकता है, ज़्यादा अगर वर्कआउट करेंगे तो हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है पेशेंट को, तो उसको भी इसका भी प्रिकॉशन ध्यान में रखना है और जितनी कैलोरी है उतनी नीड के अकॉर्डिंग लेनी है। ये तो हो गया डायबिटिक पेशेंट की डाइट। दूसरा है डाइट इन लीवर डिजीज पेशेंट। अगर लीवर डिजीज का पेशेंट है तो उसे क्या डाइट लेनी चाहिए। तो उसके लिए लीवर डिजीज पेशेंट, डाइट इन लीवर डिजीज इज लो फैट एंड कैलोरी प्रोटीन डाइट। तो जो है लीवर वाले पेशेंट जो रहते हैं, लीवर डिजीज के जो पेशेंट रहते हैं, तो उसे लो फैट जो है, वसा जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। कैलोरी जो है वो कम, हाई होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए। हाई कैलोरी डाइट लेनी चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन जो है वो भी ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। तो जो लो है वो सिर्फ फैट लो डाइट लेनी है, बाकी कैलोरी और प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद में प्रोटीन 60 से 80 ग्राम्स होना चाहिए, 60 से 80 ग्राम होना चाहिए। लगभग वेट के अकॉर्डिंग होता है। अगर 70 केजी का व्यक्ति है तो 70 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। तो ये वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना चाहिए। फैट जो है वो 30 ग्राम डेली लेना चाहिए। फैट जो है 30 ग्राम डेली लेना चाहिए। फैट 30 ग्राम डेली लेना चाहिए।
उसके बाद में नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट आर गिवन इन लार्ज क्वांटिटी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद में डाइट शीट, उसकी डाइट शीट देखिए, डाइट शीट में देखते हैं तो अर्ली मॉर्निंग क्या ले सकते हैं, लाइट टी कप, 1 कप चाय ले सकते हैं, 10 ग्राम शुगर, इसमें शुगर डाल के ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में फ्रूट जूस 150 ml फ्रूट जूस ले सकते हैं, 150 ग्राम शुगर एंड जाम 2 टेबल स्पून, वो 2 चम्मच जाम ले सकते हैं। उसके बाद 10 बजे शुगर केन जूस 1 गिलास शुगर केन जूस ले सकते हैं। लंच में राइस 2 मीडियम बाउल, छोटे कटोरी 2 छोटी कटोरी जो है वो राइस ले सकते हैं। थिन हाफ दाल मीडियम बाउल और आधी कटोरी दाल ले सकते हैं। बटर मिल्क 1 कप और 1 कप शुगर खा सकते हैं। उसके बाद में जो है लाइट टी, कम से कम चाय ले सकते हैं 4 बजे के करीब और 1 कप शुगर, 1 चम्मच शुगर और 1 बनाना, मीडियम साइज का बनाना ले सकते हैं। डिनर में 2 फुल्का मीडियम साइज, 2 चपाती ले सकते हैं। मिक्स फ्रूट जो है 250 ग्राम और वेल कुक वेजिटेबल जो है वो 1 बाउल ले सकते हैं। उसके बाद में इसमें जो टोटल कैलोरी होती है वो 2000 किलो कैलोरी होती है। फेट जो होता है 35 ग्राम के करीब फेट होता है। इस डाइट के अंदर ये चीज़ें अगर लेते हैं तो उसके अंदर कैलोरी जो होते हैं 2000 कैलोरी होती है उसके अंदर, ठीक है। और फेट जो होता है उसके अंदर सिर्फ 35 ग्राम फेट होता है। तो ये डाइट ले सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरी पेशेंट की डाइट है, डाइट ऑफ एक्यूट नेफ्राइटिस। अगर पेशेंट को नेफ्राइटिस है तो क्या डाइट लेनी चाहिए, अगर पेशेंट को नेफ्राइटिस है तो क्या डाइट लेनी चाहिए, तो उसके लिए है एक्यूट नेफ्राइटिस वाले पेशेंट को ड्यूरिंग सीवियर ओलिगोयूरिया। अगर पेशेंट को ओलिगोयूरिया है, मतलब यूरिन कितना आ रहा है 100 से 400 ml इन 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर सिर्फ 100 से 400 ml यूरिन आ रहा है 24 घंटे के अंदर। तो अगर पेशेंट को सीवियर ओलिगोयूरिया है तो पल्स, वेजिटेबल, सूप, पिकल्स, मीट, एग्स आर बी एक्सोडेंट ये ले सकते हैं। फ्लूइड इंटेक शुड बी इक्वल 500 ml मोर देन द प्रीवियस डे यूरिन आउटपुट। यानी फ्लूइड इंटेक जो है, जो फ्लूइड लेते हैं, पानी लेते हैं, जितना अगर आउटपुट निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके बराबर ले सकते हैं और उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, 500 ml के ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद में इक्वल टू 500 ml एंड मोर देन प्रीवियस डे यूरिन आउटपुट। ये यूरिन इंटेक आउटपुट बराबर होना चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो सकता है ऊपर। प्रोटीन इंटेक इज रेस्ट्रिक्टेड। प्रोटीन डाइट है वो इसमें जो है नेफ्राइटिस के अंदर अगर नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो गया, नेफ्रॉन की प्रॉब्लम हो गई तो किडनी की प्रॉब्लम है तो उसे प्रोटीन कम मात्रा में लेना चाहिए। दैट इज 0.5 mg से 0.75 ग्राम पर डे पर केजी के हिसाब से लेना चाहिए। 0.5 ग्राम मतलब आधा हो गया, तो यानी अगर 70 किलो का है तो 35 ग्राम प्रोटीन लगभग 30 से 35 ग्राम, 35 से 40 ग्राम के लगभग हो गया बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में फेट शुड भी 40 से 55 ग्राम लेना चाहिए। फेट जो है कम से कम 40 से 55 ग्राम। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट इज नेसेसरी। सोडियम की जो डाइट है वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, कम सोडियम लेना चाहिए, सोडियम जो है कम लेना चाहिए। नो ग्रीन लीफी वेजिटेबल टू बी गिवन, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी नहीं देनी है। उसके बाद में डाइट शीट में बता देते हैं। डाइट शीट के अंदर बेड टी कितनी लेनी है, टी कप विथ 2 TSF शुगर, 1 चाय पी सकते हैं 2 चम्मच शुगर मिला के। ब्रेकफास्ट के अंदर मिल्क जो है वो ले सकते हैं 150 ग्राम, 1 TSF शुगर ले सकते हैं। ब्रेड जो है 2 स्लाइस विथ 10 ग्राम बटर के साथ में ब्रेड ले सकते हैं। लंच में राइस ले सकते हैं मीडियम, कितना, हाफ कटोरी बाउल, और फुल्का 2 स्मॉल वेजिटेबल, 2 चपाती ले सकते हैं वेजिटेबल, और 3.5 मीडियम बाउल कर्ड ले सकते हैं, दही ले सकते हैं मीडियम बाउल, ठीक है, दही वगैरह भी ले सकते हैं। तो राइस, फुल्का, 2 चपाती, वेजिटेबल मीडियम हाफ एंड दही ले सकते हैं।
उसके बाद में इवनिंग टी 1 कप टी 2 शुगर पोटैटो चिप्स के साथ में ले सकते हैं। डिनर में राइस कितना 1.5 बाउल 2 फल का और 1 दाल बाउल 1 दाल की कटोरी और वेजिटेबल और 1/3 कप यानी दही भी ले सकते हैं, ये डिनर में ले सकते हैं। बेड टाइम सोते टाइम क्या ले सकते हैं 1 कप मिल्क विथ 1 टीस्पून शुगर। टोटल इसके अंदर जो कैलोरी होती है वो 2100 कैलोरी होगी और जो प्रोटीन होगा वो 50 ग्राम प्रोटीन होगा, इसके अंदर 50 ग्राम प्रोटीन है, प्रोटीन्स वगैरह। तो ये डाइट आप ले सकते हो जिनको किडनी वगैरह की प्रॉब्लम है, नेफ्रोटाइटिस की प्रॉब्लम है, इसको ये डाइट दे सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे। नर्सिंग केयर ऑफ कोलेस्टेमिक पेशेंट की नर्सिंग केयर क्या करनी चाहिए, 5 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।